हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कंसेप्ट क्लिप्स की एक और नई वीडियो में। जो हमने सीरीज शुरू करी है एचटेट टीजीटी एसएसटी के लिए, उसके लिए हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी हम जो करेंगे 9 से 12 तक करेंगे। अब एक चीज याद रखना, सीटेट का भी जो एग्जाम है वो अनाउंस हो ही चुका है। ये क्लासेस उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, या फिर कोई जो जनरल स्टडीज में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, जो एचसीएस कर रहा हो, फ्यूचर में यूपीएससी कर रहा हो, या कोई एसएससी सीजीएल पे फोकस कर रहा हो, तो जीके के लिए एनसीईआरटी उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और यकीन मानो, एक बार आप ये क्लास कर लोगे, उसके बाद उनकी कोई स्टैंडर्ड बुक्स उठाओगे जिसमें कंपाइल वे में दी गई हो, आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी। आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा हो। ठीक है, सब कुछ आपको शांति से क्लियर होगा। और कुछ बच्चों का एक और डाउट ये था कि ओसवाल की किताबों को लेके, तो सिंपल सी बात उसमें ये है, आपको अगर भाई एनसीईआरटी करनी है तो वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ओसवाल की किताब की मैंने एक चीज ये बोली थी कि जो 9 से 12 एनसीईआरटी है वो लगभग अपनी 20 के अराउंड बन जाती हैं। वो सारा काम इन 4-5 एनसीईआरटी में कवर कर दिया गया है, 6 to 12। वो आपकी मर्जी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो या फिर ओसवाल पढ़ो। चलिए अब हम फोकस करते हैं अपने चैप्टर में। आज हम तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जो है अपना क्लाइमेट और ड्रेनेज। चैप्टर थर्ड है ड्रेनेज। तो चलो ड्रेनेज पे हम फोकस करते हैं। ड्रेनेज होता क्या है? एक कंट्री में जितना भी रिवर सिस्टम होता है उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, और एक रिवर जितना एरिया ड्रेन करती है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। सिंपल सी क्या बात रखोगे, जितनी रिवर अपनी एक देश में हुई उस एरिया को हमने ड्रेनेज बोला, और एक रिवर ने जितना एरिया ड्रेन किया उसको हमने बोला ड्रेनेज बेसिन। जैसे अपने घरों में वॉश बेसिन होता है, एक टैप जितना पानी कवर करेगा वो उसका बेसिन, यानी कि सिंगल रिवर का। और ऑल ओवर जितने टैप हो गए अपने घर में वो हो गया अपना ड्रेनेज। और वाटर डिवाइड, दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में कोई लैंड जो उनको डिवाइड करती हो उसको आप बोलोगे वाटर डिवाइड। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट इधर से क्लियर। अगर अब हम इंडिया में रिवर्स की बात करें, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम होता है दो टाइप का। एक होता है अपना हिमालयन, दूसरा होता है पेनिनसुलर। इनको याद करना बहुत आसान है। पहले तो आप एग्जांपल समझो, हिमालय में हम तीन रिवर पढ़ेंगे, कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर में अपना नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क आ जाता है ओरिजिन बेस पे। जो हिमालयन रिवर का ओरिजिन है वो हिमालय से होता है, जो हिमालय में ग्लेशियर होते हैं। और पेनिनसुलर रिवर का अपना लार्जली है वेस्टर्न घाट से राइज होती हैं। ठीक है, ये पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मतलब पूरा साल ये फ्लो करेंगी, क्योंकि इनका वाटर सोर्स ग्लेशियर प्लस रेनफॉल दोनों है। और ये सीजनल होती हैं, जब बारिश का मौसम होगा ये चीजें तभी फ्लो करेंगी। हिमालयन रिवर लंबी होती है, लॉन्ग कोर्स होते हैं इनका, ये शॉर्ट होती है। ठीक है, और इनका कैचमेंट एरिया ज्यादा होता है, इनका कम होता है। ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार अगर आप ये चैप्टर भी पढ़ोगे तो इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ दिखेगा नहीं। हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, क्या हिमालयन पेरेनियल पड़ा? ये पानी पूरा साल रहता है इसमें। ठीक है, इंडस ब्रह्मपुत्र माउंटेन से रेंज हो रही है, ये लॉन्ग कोर्स होता है इनका, और जाके ये सी में मिल जाती हैं। और ये चीजें याद रख लिया करो। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर। अब इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन बताओ, आप ये कमेंट करोगे। और लॉन्गेस्ट बेसिन भी बताओगे दुनिया का, वो कौन सा है। उसके बाद जो हिमालयन रिवर है वो इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती है कब? अब जैसे ये रिवर ओरिजिन हुई, यहां से सोर्स है, ये अपर कोर्स, ये मिडिल कोर्स बीच में आई, और ये लोअर कोर्स। याद रखोगे, लोअर कोर्स समुद्र के पास होगा तो ये वहां पर डेल्टा बनाएंगी, और जहां से ये ओरिजिन हो रहा होगा वहां पर ये इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी, और अपनी यूथफुल स्टेज में ये मिएंडर बनाएंगी। ये चीजें याद रखोगे क्या? अपने अपर कोर्स में क्या कर रही है ये? इरोजनल एक्टिविटी। मिडल में मिएंडर, एम से मिडल, एम से मिएंडर। और लोअर कोर्स में ये डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, अब बात आती है हिमालयन रिवर की। हिमालयन रिवर अपने इंडिया में तीन है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब मैं इस बुक में से आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, जो आपके काम आएंगी। फालतू हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इंडस रिवर जो ओरिजिन होती है वो हिमालय से ही हो रही है, तिब्बत के पास, मानसरोवर लेक के पास से। ठीक है, और इंडिया में एंटर करती है लद्दाख। ये बुलेट पॉइंट्स में छोटा छोटा आप लिखते रहोगे कि राइज कहां से हुई? तिब्बत, मानसरोवर लेक के पास से। इंडिया में एंटर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से करी।
इसके कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है, ये इसको कश्मीर में ज्वाइन कर रही है। और इसकी जो 5 मेन ट्रिब्यूटरी हैं जो आप याद रखोगे, कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये याद रखोगे, जो पंजाब में बहती हैं अपने, मतलब लार्जली ये पाकिस्तान वाले पंजाब के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, और इंडस की लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडिया में तो ये थोड़ी है, लेकिन ज्यादातर ये पाकिस्तान में ही चली जाती है। ठीक है, 1/3 ये सिर्फ इंडिया में है, और जो बाकी बची ये पाकिस्तान में। और इंडिया में कौन कौन से स्टेट में है? जम्मू, हिमाचल और पंजाब। ठीक है, अब एक चीज ये याद रखोगे आप, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। पर्पस क्या था कि जो एक इंडस हुई और इसकी ये 5 ट्रिब्यूटरी हुई, रावी, सतलुज, ब्यास। ठीक है, इनका पानी कैसे डिवाइड किया जाए? तो टोटल 6 रिवर होगी। पानी कैसे डिवाइड हुआ है इनका? दोनों को 3-3 मिलेंगी। अब बेसिकली पढ़ोगे आपकी एक को जैसे 3 का 20, बाकी 3 का 80, ऐसे करके दोनों में। लेकिन 3 कौन कौन सी है याद रखोगे? CJI जाएगा पाकिस्तान और इंडिया करेगा सबर। ठीक है, सी से चिनाब, झेलम, इंडस पाकिस्तान, सबर से सतलुज, ब्यास, रावी इंडिया। ये आपको याद होना चाहिए। और मीडिएटर कौन था? करवाई किसने थी? वर्ल्ड बैंक ने। क्लियर? अब चीजें आ जाती हैं कि अपनी जो ये 5 ट्रिब्यूटरी बसती हैं, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे कि इनका ओरिजिन कहां से है। बस हम इसमें ये ऐड ऑन करेंगे और हमारी 11th भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 9वीं में पढ़ लिया तो 11th में कुछ अलग ही चीजें होगी। चीजें वही हैं, बस इसमें 11th में थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। अभी आप 9th में 11th इसलिए ऐड नहीं करेगी, अभी आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको चीजें क्या क्या पढ़नी है। जब 11th आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 50-60% आप ऑलरेडी कवर करके आ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है अपनी गंगा। गंगा जैसे कि आपको पता है कि 2 स्ट्रीम को मिलकर बनी है, कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा अपनी कहां से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर। और भागीरथी सत्तोपथ ग्लेशियर। सत्तोपथ ग्लेशियर। ठीक है, अब ये दोनों मिलेगी कहां? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिली तो क्या बना दी? गंगा। और गंगा प्लेन्स में एंटर कहां करी? प्लेन्स में एंटर कहां करेंगी? हरिद्वार में। ये चीज याद रखोगे। ठीक है, हरिद्वार में गंगा माउंटेन से प्लेन्स में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात करें, जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है, अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग। ठीक है, ये हरिद्वार। अब इसकी आती है, जैसे ये इस साइड जा रही है ना, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? लेफ्ट हो गया ये, फिर लेफ्ट हो गया ये, और राइट हो गया ये। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत पूछी जाती है। इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हो आप, रिलायंस 3G का मालिक। रिलायंस 3G का मालिक। अब रिलायंस से रामगंगा, 3G घाघरा, गंडक, गोमती, 3G का कोसी और महानंदा। ये चीजें आप याद रख लोगे। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी यमुना। और यमुना कहां से राइज करती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और कुछ ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है टोन्स। ठीक है, अब फरक्का बराज के पास जो गंगा है अपनी, ये एक दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये एक जाती है हुगली, जो बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। उसके बाद ऊपर से जो अपनी ब्रह्मपुत्र आ रही होती है, ये इसको ज्वाइन करती है, और ये दोनों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदर बन। गंगा में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। एक ट्रिब्यूटरी और थी इसकी दामोदर, जिसको हम सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इससे ज्यादा कोसी को किसका सोरो बोला जाता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कोसी को सोरो ऑफ विथ स्टेट बोला जाता है। अब ये देख लो, पढ़ो एनसीईआरटी। ये जो चीजें कराई है, इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं। गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, और घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से राइज कर रही है।
ठीक है। यमुना की मेन ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एक टोंस इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया था गंगा को क्लीन और रिजनरेट करने के लिए। ठीक है। गंगा फरक्का बराज वेस्ट बंगाल तक गई, फिर उसके बाद डाइवर्ट हो जाती है, एक हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी टूट जाती है। ठीक है। फिर बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। अब जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है, और एंटर होने के बाद जब ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन करती है, तब इसको मेघना बोलते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है। जब गंगा बांग्लादेश पहुंची और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश पहुंची, बांग्ला इसमें ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और जब इसमें गंगा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, जब ये मिलती है तो बन जाती है मेघना। मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्लियर। 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, और अंबाला काम करता है वाटर डिवाइड का गंगा और इंडस के उसमें। ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, अपने नोट्स बनाओ, बहुत इजी है। लास्ट गंगा रिवर, लास्ट हिमालयन रिवर है अपनी ब्रह्मपुत्रा। ये भी मानसरोवर लेक, जैसे ये मानसरोवर लेक यहाँ से इंडस राइज कर रही थी, और यहाँ से अपना इसके ईस्ट से ब्रह्मपुत्रा राइज कर रही है। अब ब्रह्मपुत्रा सुनो, इसको तिब्बत में आप सांगपो बोलोगे। अब जैसे ब्रह्मपुत्र राइज हुई, जहां से यूटर्न लेके इंडिया में घुसेगी, उस जगह का नाम है नामचा बारवा। ये आपने हिमालयन में भी पढ़ी थी कि हिमालय का जो डायमेंशन है वो नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक है। नामचा बारवा याद रखोगे, ये वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर यूटर्न लेके इंडिया में घुस जाती है। ठीक है। सीधे यूटर्न नामचा बारवा से लेके अरुणाचल प्रदेश में घुसी, वहां पर इसको क्या बोल रहे हैं हम, दिहांग। फिर ये अलग अलग ट्रिब्यूटरी से मिलती है, दिबांग, लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक रिवराइन आइलैंड है, उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताओगे। ठीक है। मजूली नाम है उसका, और ये बताओगे कि वो कौन से स्टेट में है। चलो आपका क्वेश्चन ये है, स्टेट बता दोगे, उसका नाम तो मैंने बता दिया, मजूली आइलैंड। ठीक है। वहां पर जब जैसे ब्रह्मपुत्र आ रही है इंडिया में घुसी, वहां पर वो हैवी रेनफॉल से काउंटर करेगी, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन फॉर्म इन इंडिया, उसका नाम हमने मजोली बता दिया। ठीक है। ये सब अपना इसमें आ गया। इसके ट्रिब्यूटरी की बात करें, दिहांग, दिबांग, लोहित, धानसेरी, सुभानसेरी, ये अपनी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ज्यादा चीजें अपनी 11th में आएंगी, बेसिक अपना इतना काफी है। पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, वाटर डिवाइड पेनिनसुलर रिवर फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट। जो पेनिनसुलर रिवर है वो ज्यादातर कहां से राइज कर रही है, वेस्टर्न घाट से। ठीक है। कुछ एग्जांपल है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है। ईस्टवर्ड यानी कि ये इंडिया है, यहाँ से अगर राइज कर रही है इस तरफ, कुछ इस तरफ। अच्छा, एक चीज इसमें आप याद रखोगे, पेनिनसुलर रिवर में एक अच्छा क्वेश्चन ही आता है कि कौन सी रिवर ईस्टवर्ड वाली है, इसकी तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है, तो कहाँ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कहाँ करेंगी, बे ऑफ बंगाल में। और कौन सी रिवर अपनी अरेबियन सी में ड्रेन करेंगी। ठीक है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखोगे, नमस्ते लंदन, नर्मदा, नम से नर्मदा, ते तापी, एम से नर्मदा, माही, तापी, और लोनी। लोनी क्या है, डिसअपियर हो जाती है, लेकिन ये भी वेस्टवर्ड फ्लो करती है। ठीक है। वेस्टवर्ड यानी कि अरेबियन सी तरफ। नमस्ते लंदन से याद रखोगे, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती भी है, साबरमती। ठीक है। और लोनी। अब चलो इसमें हम देखते हैं, देखिए नर्मदा, तापी, ओनली लॉन्ग रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड, जो वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। एक चीज, जो ईस्टवर्ड जाएंगी वो डेल्टा बनाएंगी इधर भी, और जो वेस्टवर्ड जाएंगी वो एस्चुरीज बनाएंगी। ठीक है। नर्मदा। अच्छा, जो अब पेनिनसुलर रिवर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है कि इनका ओरिजिन कहां से है, किस किस स्टेट से निकली। ठीक है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो अगर, और लास्ट में डैम। डैम तो आप जितनी अपने हिमालय की रिवर पढ़ी और जितनी हम पेनिनसुलर कर रहे हैं, हर एक के आप लिख के रखोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे। ये 4-5 चीजें आपकी एक रिवर की एक जगह पर होनी चाहिए। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से राइज कर रही है। ठीक है। ये रिफ्ट वैली बना रही है, और धुआंधार वाटरफॉल इसके ऊपर है। ठीक है। और अगर स्टेट की बात करें तो कहां कहां पर है ये, एमपी और गुजरात, ये इन दो स्टेट से ये फ्लो कर रही है। नेक्स्ट अपनी तापी। तापी का ओरिजिन सतपुरा रेंज एमपी से है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, और ये इसका कौन कौन से स्टेट से पार कर रही है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अब कुछ इन्होंने मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर दे रखी, ये चीजें डाल सकते हो आप। साबरमती हमने कर लिया, माही कर लिया, पेरियार और भारतपुजा ये केरला में है, ये भी अपनी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। नेक्स्ट है गोदावरी,
ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी है। नासिक से ये राइज करती है वेस्टर्न घाट से और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। अब ये ईस्टर्न फ्लो जो बे ऑफ बंगाल तरफ है, ईस्ट वाली है, हम उन पे आ गए हैं, ठीक है। और जो स्टेट है महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से ये गुजरती है और इसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा। दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको, हमने ये कर ही लिया है। नेक्स्ट है महानदी, छत्तीसगढ़ से ये राइज हो रही है, सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन 860 किलोमीटर फ्लो करती है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा अपना इसकी ये स्टेट है। इनके डैम आप अलग से लिखोगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें सभी रिवर्स के डैम और उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कृष्णा, महाबलेश्वर से ये राइज कर रही है, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा इसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा, ठीक है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये फ्लो करती है। और लास्ट अपनी कावेरी, ब्रह्मगिरी रेंज से ये राइज करती है, 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बस अपनी ये चैप्टर खत्म हुआ, इसमें आपको इतना ही करना था, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। अच्छा, अब लेक्स के रिगार्डिंग आपको एक चीज बता देता हूं, जो इसमें आप करोगे, सर्च करोगे फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में कितनी फ्रेश वाटर लेक है इंपॉर्टेंट की, सबसे बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, ज्यादा नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी है। और सोल्ट वाटर लेक कि कौन सी कहां पर, सांबर वगैरह, छिलिका वगैरह, ये सारा कुछ हो जाएगी। जगह याद रखनी है बेसिकली आपको कि कौन सी लेक किस जगह पर है, इतना काम इसमें आपके लिए काफी रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लेक्स की भी, ठीक है। वो जस्ट एक स्टैटिक पोर्शन आपको याद करना है, उसमें ट्रिक वाला ऐसा कुछ है नहीं। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट होता क्या है, शांति से ये चीजें समझो। कुछ पैरामीटर मापते हैं आप डेली, टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ये जो 4-5 चीजें हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स वो क्लाइमेट के भी हो सकते हैं और वेदर के भी हो सकते हैं। अब क्लाइमेट वेदर में फर्क क्या है, अगर इन एलिमेंट्स को आप डेली माप रहे हैं, इनको डेली कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हो जाता है वेदर, जो डेली चेंज हो रहा है। और उनको 20-30 साल तक हमने उनकी एवरेज निकाली, वो हो जाता है अपना क्लाइमेट। एक ये चीज याद रखोगे इसमें, ठीक है। जो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वो मॉनसून टाइप है, अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ये आप देखोगे कि जब इंडिया में समर आ जाएगी तब विंड की डायरेक्शन कुछ होगी, और जब विंटर आ जाएगी तब विंड की डायरेक्शन बिल्कुल पलट जाएगी, मतलब यानी कि रिवर्स हो जाएंगी। अब विंड क्या होती है, विंड होती है जो एयर होती है, जब वो मूव करती है तो वो बन जाती है विंड। और विंड हमेशा मूव कैसे करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, और लो प्रेशर कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब गर्मी होगी। अब वो लो प्रेशर कैसे होगा, लेट अस सपोज की ये इंडिया है, यहाँ पर सनलाइट जल्दी आ रही है। अब ये आपको पता होगा कि लैंड क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। जब लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो जो यहाँ पे एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगी। अब उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई हवा आएगी, वैक्यूम क्रिएट हुआ तो वहां पर प्रेशर कैसा हो गया, लो, खाली हो गया ना, लो हो गया। अब जो यहाँ पर सी है, अब लैंड के कंपैरिजन में कम गर्म है वो, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा है, हाई, तो यहाँ की एयर इधर जाएगी। तो ये क्या है, जब एयर हाई से लो की तरफ जा रही है, पानी से क्रॉस होके जा रही है, तो अपने साथ वो मॉइस्चर लेके जाएगी, जो रीजन बनता है इंडिया में बारिश का। दो ब्रांचेज आती है अपनी, एक साउथ वेस्ट मानसून या अरेबियन सी ब्रांच, या एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो चीजें आएंगी, ठीक है। अभी आओ, इसमें आपको याद क्या क्या करना है, ये जो कंसेप्ट था याद रखना है बेसिक, इसको दोबारा सुनो। इंडिया डिस्क्राइब एज मानसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होती है, इनकी जरूरत नहीं है गर्मी में कहां पर कितना टेम्परेचर है, क्या है क्या नहीं, ये फालतू टाइम आप खराब करेंगे नहीं, हाँ पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। रेनफॉल जो जनरली डिक्रीज होता है वो ईस्ट वेस्ट, ये अपन रेनफॉल वाले में कर लेंगे कि जब बारिश आती है, जब ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ आते हैं, ये आपको पता है कि माँ शिनराम, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जब वेस्ट में आएंगे तो राजस्थान की तरफ आएंगे तो बारिश कम होती रहेगी, वो चीज दे रखी है। क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या क्या होते हैं, लैटिट्यूड, ये हमने पढ़ा था। लैटिट्यूड में क्या है, ये इक्वेटर, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती रहेगी। इक्वेटर के पास सनलाइट ज्यादा जल्दी आती है तो गर्मी सबसे ज्यादा, मतलब हाँ एक और चीज याद रखना, सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर नहीं, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर होगी, क्योंकि अर्थ
23.5 डिग्री पे टिल्ट भी है ना। तो रफली मान के चलो इक्वेटर के आसपास ज्यादा गर्मी, जैसे ही हम ऊपर चलते रहेंगे तो गर्मी बढ़ती रहेगी, सॉरी ठंड बढ़ती रहेगी। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल लैटिट्यूड भी है, ऐसे ही एल्टीट्यूड। अगर हम प्लेन एरिया में है, गर्मी ज्यादा है, जैसे ही पहाड़ों पे जाएंगे वहां पर ठंड बढ़ती रहेगी। ठीक है। दूसरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब वैसे ही गर्मी ज्यादा, गर्मी है, ये सी में गर्मी कम है, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो उसकी वजह से भी, जैसे अपने यहाँ पर समर आ गया, उसके बाद रेन आती है ना, रेन आने के बाद जो क्लाइमेट है उसमें फर्क पड़ता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सब कुछ कम होता है। तो ये वो वाला कंसेप्ट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है ये एक मॉडरेट इफेक्ट लाता है, जब ना ये ज्यादा गर्मी होने देता ना ये ज्यादा ठंड होने देता। ठीक है। तो वहां पर टेम्परेचर क्या और क्लाइमेट क्या है, स्टेबल सा रहता है बिल्कुल। डिस्टेंस फ्रॉम सी इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड पीपल एग्जिस्टेंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ना एक्सट्रीम वेदर होता, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। ओशियन करंट्स। ओशियन करंट क्या है कि जो समुद्र का पानी अलग अलग फैक्ट्री की वजह से बहुत कम स्पीड में बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो करता है। ओशन करंट दो टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड। इसकी वजह से भी अपना क्लाइमेट पे असर पड़ता है। और लास्ट है रिलीफ। पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, माउंटेन्स होंगे, उनकी वजह से भी अपना क्लाइमेट पे असर रहेगा। ठीक है। क्योंकि जैसे हिमालय की वजह से जो अपनी ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको ब्लॉक करता है हिमालय, तो अपने इंडिया का क्लाइमेट नॉर्मल रहता है। अब नॉर्मल चीजें, ये सेम चीजें आप इंडिया से कंसीडर कर लो। लैटिट्यूड क्या फर्क डाल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों है। ठीक है। एल्टीट्यूड, जब माउंटेन्स की हाइट ज्यादा चली जाती है तो वहां पर ठंडी होती है, प्लेन्स एरिया में गर्मी रहती है। प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अब एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। जो पिछली बार ज्यादा बारिश आई थी उसमें मेन रीजन रहा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का, जो मेडिटेरियन सी के पास ओरिजिनेट होती है। ठीक है। एक चीज आप याद रखोगे, कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स क्या होती है, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ये अर्थ है, एक सेकेंड, ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी वो डिफ्लेक्ट करेगी राइटवर्ड, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होंगी वो डिफ्लेक्ट करेंगी लेफ्टवर्ड। ये चीज इसमें याद रखोगे। ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है, जो अपनी अपर लेयर में बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाली हवाएं हैं उनको आप जेट स्ट्रीम बोलते हो। ठीक है। ये लार्जली क्या होती हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं ये। जस्ट इतना याद रखोगे कि ये ट्रोपोस्फेयर में होती है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। क्योंकि ज्यादा डिटेल में एस्टेट पूछता नहीं, हमें बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होती है और इंडिया में मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। अब नेक्स्ट आता है इंडियन मानसून। क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय मानसून विंड। अच्छा, इसका आप मैं आपको ढंग से बताता हूं कि मानसून रिफ्लेक्ट कैसे होता है। ये लो। ठीक है। मानसून हमेशा कब आता है, गर्मियों के बाद। एक चीज आपने ये पढ़ी थी कि जो विंड है वो फ्लो कैसे करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर कब होगा, यानी कि हाई प्रेशर कब होगा, जब वहां पर टेम्परेचर कम होगा और लो प्रेशर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात सुनो। अब गर्मियां हैं, मार्च से लेके लगभग अप्रैल मई तक गर्मियां बहुत भयंकर रहती हैं, तो अपने लैंड पे कैसा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर। और जो ये इंडियन ओशियन है यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर। अब विंड कैसे फ्लो करी, हाई टू लो, हाई टू लो। एक अरेबियन सी साइड से, एक बे ऑफ बंगाल साइड से। यही मैकेनिज्म है अपना मॉनसून का। जब यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब इस वैक्यूम को भरने के लिए यहाँ से हवाएं इस तरफ ब्लो करी। ठीक है। साथ में ये अपने मॉइस्चर लेके गई, फिर ये गर्म होते गई, ऊपर जाके कंडेंसिंग ड्यू पॉइंट तक गई, और नीचे इनका जो वेपर था वो कंडेंस हुआ और बारिश बनके अपना इधर गिर गया। ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ोगे, सबसे पहले बारिश आएगी अपने आइलैंड्स पे, क्योंकि ये समुद्र के बीच में पड़ रहे हैं। ठीक है। फिर केरला में जून के आसपास एंटर हो जाएगी। ठीक है। और मुंबई तक पहुंच जाएगी अपना ये 10 जून के आसपास। और जो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये मेन सिंड्राम में सबसे ज्यादा बारिश करेगी, यहाँ पर इसको माउंटेन मिलेंगे। फिर ये वेस्ट व डिफ्लेक्ट होगी और ये दोनों मिल जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक पूरे इंडिया में बारिश आ जाएगी। इतनी चीजें आपको एनसीईआरटी में इन पेजेस में दी गई है। ये देख लो। पहले तो ये मैकेनिज्म दे रखे, देखो कैसे हो रही है। रीजन क्या क्या, डिफरेंशियल हीटिंग कूलिंग है, लैंड एंड वाटर। ये बात पढ़ दी कि लैंड ज्यादा हीट हुई, वाटर कम हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ।
उसके बाद ITCZ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ITCZ होता क्या है? अपनी ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये एक लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर होता है। मान लो ये जोन है, ये वाला लो प्रेशर है, ठीक है। लो प्रेशर है तो जब ये लो प्रेशर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पर है इंडिया, इंडिया का लो प्रेशर खुद था, और जब ये खुद भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो लो प्लस लो, मतलब ज्यादा लो प्रेशर हो गया तो ज्यादा वेपर खींचेगा, ज्यादा समुद्र की साइड से पानी खींचेगा तो ज्यादा बारिश होगी। जब ये कहाँ शिफ्ट होगा? नॉर्थवर्ड। और कई बार क्या देखा जाता है कि ये जब साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है किसी भी रीजन के साथ, जो इंडिया में बारिश फिर कम होगी, ठीक है। ये चीज है। इन समर ये गंगा प्लेन में कहा शिफ्ट हो जाता है? गंगा प्लेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर के आसपास ये रहता है, और मानसून ट्रफ बोलते हैं इसको, जो मानसून आने में इंडिया में हेल्प करता है। हाई प्रेशर एरिया ओवर ईस्ट ऑफ मडागास्कर, ये देखो इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो हमने मैकेनिज्म करा था, यहाँ के आसपास पड़ता है मेडागास्कर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, ठीक है। हाई प्लस हाई, जितना ज्यादा हाई देने वाले उतने ज्यादा, तो उतनी ज्यादा बारिश। एक चीज आप इसमें ये पढ़ोगे कि तिब्बतन प्लेटो हीट हो जाएगा, हीट होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर, इधर भी लो तो और ज्यादा चीजें चलेंगी, ठीक है। और एक पेरेवियन कोस्ट ऑस्ट्रेलियन के पास एक कंसेप्ट आता है कि जिसको आप एलनीनो और ला नीना बोलते हो। ला, ला मतलब बारिश ला, जब ला नीना आएगा तो इंडिया में रेनफॉल बढ़ेगी, बारिश लेके आएगी। नीना ला, नीना लेके आ रही है। जब एल नीनो होगा तो रेनफॉल कम होगी। अब ये कंसेप्ट क्या है? जब यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास ओशन करंट आता है, जब यहाँ पर वार्म करंट आएगा, वार्म करंट आएगा तो पानी गर्म होगा तो टेम्परेचर हो जाएगा लो। तो जो यहाँ पर ये हाई प्रेशर था अपना, एक लो इस हाई लो की तरफ इधर जा रहा है और एक लो इस तरफ जाएगा, तो जो चीजें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बंट जाएगा, ठीक है। एक तरफ मतलब जो जो स्ट्रीम जा रही थी इंडिया की तरफ वो डिवाइड हो गई, तो कुछ हाई वाली चीजें इस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, तो इंडिया में बारिश कम होगी। जब ला होगा, यहाँ पर कोल्ड करंट आएगा, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनेगा, तो देखो इधर हाई और इधर हाई, ओवरऑल इंडिया की तरफ विंड सारी जाएंगी, तो इंडिया में रेनफॉल ज्यादा बढ़ेगी। इन दोनों को मिला के इस टर्म को बोल देते हैं हम एनसो, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नॉर्मल सी चीजें आप पढ़ोगे, तिब्बतन प्लेटो के ज्यादा हीट होने की वजह से, ये जेट स्ट्रीम्स की मूवमेंट की वजह से, ITCZ देख लो, इट इज ए लो प्रेशर एरिया इक्वेटर के आसपास, ठीक है। यहाँ पर विंड कन्वर्ज होती है, क्योंकि लो प्रेशर पे विंड कन्वर्ज होंगी ना, जैसे हाई से जा रही है और लो पे जाके खत्म हो रही है। जब ये ITCZ इंडिया की तरफ आ जाएगा तो इंडिया में बारिश और ज्यादा बढ़ा के आएगा। ये सदर्न ऑसिलेशन का हमने पढ़ लिया, ठीक है। एल नीनो पीरियोडिक टेबल, इसमें देख लो, इसको दी चाइल्ड बोलते हैं, इसके छोटी छोटी चीजें ये। एल नीनो क्या फिनोमिना है? जब वार्म करंट आएगा, क्योंकि लोगों की तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगे, 2 से 5 साल में एक आधी बार देखने को मिल जाता है, और इनको बोलते हैं हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। इसमें आप ला नीना भी पढ़ोगे, एल नीनो में वार्म आ रहा है और ला नीना में कोल्ड आ जाएगा अपना। 5-4 साल में एक बार ये फिनोमिना रिपीट हो जाता है। ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल चीजें हैं कि हाँ, ये चीजें याद रख लो कि 100 से 120 दिन तक मानसून रहता है। जब मानसून एकदम आ जाता है उसको आप ब्रस्ट ऑफ मानसून बोलते हो, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला में जून में आ जाती है चीजें, केरला के आसपास अरेबियन सी ब्रांच से, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, अरेबियन सी ब्रांच से जो 10 दिन बाद लगभग 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। नॉर्मल सी बातें, ज्यादा फैक्चुअल डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस जो नॉर्मल चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये गंगा प्लेन में मर्ज कर जाती है, ठीक है। दिल्ली और बाकी जो नदर्न स्टेट है वहां पर लगभग जुलाई के आसपास कंप्लीट बारिश आ जाती है। फिर विड्रॉल मानसून कब शुरू होता है ये याद रखोगे, अर्ली सितंबर में विड्रॉल, यानी कि वापस बारिश जो है वापसी जाना शुरू कर देती है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान हरियाणा वाला, ये चीजें पार्ट है, यहाँ से बारिश एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है। आइलैंड जो है वो सबसे पहले रेनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। फिर बात आती है सीजन की, सीजन में आपको कोल्ड में टेम्परेचर कम रहता है, प्रेशर हाई रहता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। अब क्या है कि जब मेडिटेरियन में लो प्रेशर कंडीशन होगी, जो हल्की फुल्की बारिश आती है उसको आप महावत बोलते हो, रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसमें क्या याद रखोगे? महावत सर्दियों की बारिश को बोलते हैं, ठीक है। समर में आप क्या याद रखोगे? ड्राई विंड जो चलती है उनको आप लू बोलते हो। बाकी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, वो चीजें आप ऊपर पढ़ चुके हो। जो वेस्ट बंगाल है, इन गर्म हवाओं को आप काल बैसाखी बोलते हो। कर्नाटक के में इनको मैंगो सोर्स बोलते हो, जो मैंगो रिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडवांसिंग मानसून, ये चीजें आप पढ़ चुके हो।
कि बारिश कैसे कैसे आएगी, कहाँ पर कितनी है कितनी नहीं, बस ये चीजें याद रख लो। सबसे ज्यादा जो है वो मय सिनराम में होगी, ठीक है, मिजोरम में खासी हिल्स के पास, और सबसे कम अपनी लद्दाख में रहती है। ये दो चीजें याद रखोगे। और मानसून ब्रेक क्या होता है? ब्रेक क्या होता है कि दो लेक्चर के बीच में कोई गैप आ गया उसको ब्रेक बोल दोगे। जो बारिश चल रही है अपनी दो के बीच में कोई गैप आ गया आप उसको ब्रेक बोल दोगे, मानसून ब्रेक बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद रिट्रीटिंग ऑफ मानसून अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाता है। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है अक्टूबर हीट का। वो क्या है कि जैसे बारिश आई सितंबर में अपने नॉर्थ इंडिया से चली गई, धीरे धीरे करके वो रिट्रीट हो रही है, कुछ वाटर वेपर अपने एटमोस्फेयर में रहेंगे। अब आपको पता है कि जो वाटर वेपर है वो ग्रीन हाउस गैस का भी काम करते हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करेंगे जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी। उसको आप अक्टूबर हीट का फिनोमेना बोलते हो, ठीक है। मे सिंड्रोम सबसे वेटेस्ट है, ये चीज आप पढ़ चुके हो। और ये स्टैलमाइट स्टैगमाइट ये केव्स, ये डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं वाटर के, ये आप जब लैंडफॉर्म पढ़ेंगे हम आप तब कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं है कि किस स्टेट में कितनी, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इसके साथ ही अपना ये चैप्टर भी खत्म हुआ। एक बार आप इसको शांति से पढ़ोगे, और जो भाई ओसवाल खरीद चुका है या जिसने एनसीईआरटी से पढ़नी है वो उसकी चॉइस है। अपना टाइम सबको पता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हमें 25 बुक पढ़नी है या क्या पढ़नी है, वो अपनी अपनी हैबिट है, आप करो। बस पर्पज ये है कि हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। बेशक ओसवाल पढ़ी हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो, या कोई और किताब पढ़ी हो, ठीक है। ओसवाल मैंने पर्सनली यूज करी है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपके अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो वो चीजें, या फिर इसमें कुछ सुधार करने की चीज है वो आप बता सकते हो, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिविल या फिर सीजीएल के लिए चीजें ये करा रहा हूँ। अब एसटेट में आपका जो लेवल है वो आप बता सकते हो कि सर स्पीड कम करनी है या ज्यादा करनी है। और एक और चीज, एक डाउट आते हैं कि सर दोनों लैंग्वेज में करा लो। भाई ऐसा देखो कि मैं सब कुछ पढ़ा हिंदी में रहा हूँ, बस पीडीएफ मेरे सामने इंग्लिश में है, कि जिसको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है वो चीजें हो जाए। अगर कोई हिंदी वाली एनसीईआरटी या किताब लेके बैठा है उसको भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। तो अपना ये चीजें एक्सक्यूज छोड़ के शांति से अपना अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो, ठीक है। अपने नेक्स्ट चैप्टर बचे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, और एक आई थिंक इसमें पॉपुलेशन है। होपफुली अपनी कल ये बुक अपनी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी 11th शुरू करेंगे, वो क्योंकि 11th इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि इसी का ही एडवांस वर्जन है, कुछ चैप्टर एज इट इज उधर है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।